हाँ तो चलो, आज के लिए जो हम लोग वर्ण पढ़े थे हिंदी व्याकरण में, उसका ऑब्जेक्टिव है। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव ही आपको राजू सर करवाने वाले थे, लेकिन पिछला क्लास में दो चीज हो गया। एक आप लोगों को छूट गया था उच्चारण स्थान की, किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, और दूसरा चीज जो ऑब्जेक्टिव उसमें बनाया गया था उसमें कई सारे मिस टाइपिंग थे, यानी टाइपिंग करने में कुछ गलतियां थी, तो इस वजह से ऑब्जेक्टिव का नहीं करवाया गया है। बाकी उच्चारण स्थान आप लोगों को राजू सर पढ़ा दिए हैं। आज हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव वो सब अगर पढ़े हुए हैं डेफिनेशन तो वहीं से आएगा, उसको देखते हुए और यहाँ पे टिक आउट करना है, और एग्जाम में भी यहीं से आएगा। पहला सवाल है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो जब राजू सर आपको पढ़ाए होंगे तो उसमें बताए होंगे कि अ, आ, क ख ग घ अंग और अ, ये जितने भी वर्ण अभी बोले गए ये सभी का उच्चारण यहाँ गला से होता है, तो इसको हम लोग कंठ में रखते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, ज का उच्चारण स्थान क्या है? अब यहाँ पे एक फायदा ये उच्चारण स्थान में कि अगर आप थोड़ा सा भी इस पे ध्यान दिए होंगे तो आप बना दीजिएगा। ज बोल के देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जीभ जो है उसका उपयोग कर रहे हैं, तो जब जीभ का उपयोग करते हैं उच्चारण करने में तो उसको क्या कहते हैं? तालु। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। त्र क्या है? स्पर्श व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, या फिर उसमें व्यंजन है? तो त्र जो है वो हम लोगों को संयुक्त व्यंजन में आता है, बी इसका सही जवाब होगा। ये बना है किससे? त और र से मिल के बना है, तो ये हो गया त्र, तो ये है आपका संयुक्त व्यंजन। अब आगे देखो, क वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। अभी बताए हैं कि क अंग जितना भी है वो कंठ से उच्चारित होता है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, कंठ से है। अंग का उच्चारण स्थान कहां से हो जाएगा? कंठ से, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण समूह को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ये सवाल 2023 में पूछा गया है, तो ये यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग आयोग वाह कहते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा सी। ट का उच्चारण स्थान क्या है? अब ट एक बार मुंह से बोलने का प्रयास करेंगे, देखिए ट बोलने पे क्या आता है। जैसे आप ट बोलिएगा तो जीभ को आपको क्या करना पड़ता है? घुमाना पड़ता है ऊपर की ओर। तो जैसे हम जीभ को ऊपर की ओर घुमाते हैं तो ऐसे करके जितने भी वर्णों का हम उच्चारण करेंगे उन सभी को हम लोग मूर्धा कहते हैं। तो ट, ठ, ड, ढ, ढ़ ये सब क्या हो गया? मूर्धा में आता है, तो यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में कौन उसमें व्यंजन है? श है, म है, ड है, झ है। तो उस व्यंजन के बारे में क्या बताए थे? वैसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुंह से हवा निकले, वायु निकले, तो उसे हम उस व्यंजन कहते हैं। तो बोलिए, तो यहाँ पे झ हम बोल रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि हम भार दे रहे हैं, ठीक, भार दे रहे हैं। ड बोल रहे हैं, इस पे भी हम भार दे रहे हैं। अब म बोल रहे हैं, ये एक तरह से ओठ का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन एक बार स बोलिए, तो स बोलते हैं तो मुंह से हवा ज्यादा निकलती है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? ए, स। इसके अलावे और भी होते हैं, एक होता है स, एक होता है ये मूर्धन्य स वाला, मूर्धन्य स, फिर ये बड़ी वाली जो स है, और एक है ह। यानी उस व्यंजन में कितने आते हैं? 4 आते हैं, श, स और ह। इन चारों को उच्चारण करने में हमारे मुख से ऊष्मा बहुत ज्यादा निकलती है, तो इसको हम लोग उस व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। निम्न में कौन पंचमाक्षर है? अब इसमें देखिए एकदम सिंपल सवाल तुम लोगों से पूछा गया है। देखो क्या पूछ रहा है, इसको तोड़ो, पचमा अक्षर पूछ रहा है। देखो तो ये तो चछज हमें दूसरे नंबर पे आता है, तथा पहले नंबर पे है,
ये स नीचे वाले में देखो तो स दूसरे नंबर पे। पांचवें नंबर पे कौन आता है? ट ठ ड में र जो है वो पांचवें अक्षर का आता है, तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये तुमको 2025 में ही पूछा गया है। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण व्यंजन किसको कहते हैं बताए थे? वैसा व्यंजन जिसको बोलने में ज्यादा भार पड़े, अत्यधिक प्रयत्न करना पड़े और मुंह से उष्मा अधिक निकले। तो बोलो, क बोलने में सिंपल ही तो कंठ से होता है, च तालु का है, ध बोलो, जैसे हम ध बोल रहे हैं तो मुंह से उष्मा ज्यादा निकल रहा है, उसके अलावे यहाँ पे थोड़ा हम लोगों को भार भी देना पड़ा है, तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? सी। किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है? यानी वैसा वर्ण जिसको उच्चारित करने में हम लोग कंठ का भी प्रयोग करते हैं और ओष्ठ का भी। तो ओ बोलो, जैसे ही ओ बोले तो ओ बोलने में ओठ को घुमा लिए तो ओठ का प्रयोग कर लिए, और जब उसका उच्चारण करते हैं तो हमारे यहाँ कंठ के पास भार पड़ता है, यहां से उसको उच्चारित करते हैं तो ओ। जैसे ही ओ बोले तो इसमें हमें कंठ का और ओठ का दोनों का प्रयोग किए, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन अघोष वर्ण है? छ है, य है, ग है और ज है। तो अघोष वर्ण यहां पे इसका सही जवाब जो है वो छ हो जाएगा। अभी याद रखो, और याद रखो अघोष वर्ण में कौन कौन आएगा। सिंपल है, शुरू वाला दो ठो, जैसे हम क ख ग से शुरू करें तो क और ख, च छ, फिर ट ठ, फिर त थ, प फ, और उसके बाद है तुमको जो तीनों स है, तीनों स है वो तीनों होगा, जिसमें ये स है, ये स है, और सीधा से अगर लिखो, गलती लिखा है, स और ये बड़ी वाली स, ये जितने भी ये सभी को हम लोग अघोष वर्ण कहते हैं। अब एक सवाल और आएगा, अघोष वर्ण कहते किसको हैं? तो जिसके उच्चारण में कंपन हो उसको हम लोग अघोष वर्ण कहते हैं, और इन सभी में होता है, तो ये सभी क्या हो गया? अघोष वर्ण। तो याद रखना है जितने भी है, सिंपल ट्रिक से क्या याद रखना है? शुरू वाला दो ठो क्या क्या होता है? अघोष वर्ण सब में। इसमें भी शुरू में तो ये दोनों आता ही है, ये एक लास्ट में आता है, यह हुआ में देखो तो ये लास्ट में आता है, बाकी सब जो है वो शुरू का दो है। तो शुरू के दो वाले जो वर्ण है वो सभी अघोष वर्ण है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब छ हो जाएगा। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है अब ये बताना है। तो हम ही पढ़ाए थे, बताए थे कि संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या 13 है, लेकिन हिंदी में कितना है? 11। और यहाँ ऑप्शन में क्या आया है? 11। तो 11 हो जाएगा। 13 कैसे होता है? एक री और एक बड़ी वाली री जोड़ देते हैं तो संस्कृत में 13 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हिंदी से है तो 11 होगा। ऊ का उच्चारण स्थान बताना है। ऊ एक बार मुंह से उच्चारित कीजिए। देखिए उच्चारण से तुमको बहुत ज्यादा सवाल आता है, और उच्चारण सीधे तुम्हारे मुंह पे डिपेंड है। अगर तुमने बढ़िया से उसको समझ लिया तो वहीं पे उच्चारण करके तू बना सकता है। हम ऊ बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ऊ मुंह का यहाँ ओठ को क्या करिए? घुमा लिए, तो कौन सा हो जाएगा? होस्ट का प्रयोग कर रहे हैं ऊ बोलने में, तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में कौन मूल स्वर है? मूल स्वर मतलब समझो एक तरह से कि इसी को हम लोग कहते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कहो या मूल स्वर कहो एक ही बात है। तो ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कौन कौन होता है? एक अ होता है, ई होता है, उ होता है और री होता है, यही चार न होते हैं। ये चार को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं या फिर मूल स्वर कहते हैं। ऑप्शन में देखो कौन आया है? ई आया हुआ है छोटी वाली, यानी ह्रस्व ई जो है वो मूल स्वर है। इन सब चीजों को ध्यान रखते रहना है, ठीक। तो ये सभी तुमको मूल स्वर में आ जाएगा, तो ए यहाँ पे इसका सही जवाब है। और ये सवाल तुमको 2025 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, तो ध्यान में रखना है। जो ये सब लिखा गया है इसको पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा ग्रुप में, तो वहां से आप लोग क्या कीजिएगा, इन सब चीजों को भी हो सके तो नोट कर लीजिएगा, या पीडीएफ भी अपने पास सेव रखिएगा, बीच बीच में इसको देखते रहिएगा। आगे देखो, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है?
महाप्राण व्यंजन अभी बताए कि जिसको बोलने में ऊष्मा ज्यादा निकले। ठ पहले में पकड़ाया गया, ठ जैसे ही बोल रहे हैं अधिक प्रयत्न भी कर रहा है और ऊष्मा भी नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो ये बताए थे कि व्यंजन वर्ण कुल 33 होते हैं, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों को सी। त्र किन वर्णों के मेल से बना है, त और री से, त र से, या त र अ से, या त र से, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी बताएं कि त और र मिलकर के क्या बनता है, त्र, तो यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में कौन उष्ण व्यंजन है, उष्ण व्यंजन मतलब हवा निकले, तो कौन में निकलेगा, श में कि य में कि ज में कि छ में, छ महाप्राण है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है उष्ण व्यंजन, तो इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा, स। ठीक है, ये सवाल भी 2025 में दूसरी सीटिंग में पूछा गया है। आगे देखिए, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को सीधे याद रखिएगा, इसे हम लोग बाल घात कहते हैं, तो बी याद रखिएगा। कभी अगर पूछ दिया जाए कि बाल घात किसे कहते हैं, तो ये डेफिनेशन ऊपर आपको दिया गया है। उच्चारण के वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद हैं, यानी जो हम हवा निकालते हैं उच्चारण करने में वर्णों पे, उसके आधार पर वर्ण को कितने भाग में बांटा गया है, तो इस आधार पे वर्ण को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक को कहते हैं अल्प व्यंजन और दूसरा को हम लोग कहते हैं महाप्राण व्यंजन। अल्प व्यंजन और महाप्राण व्यंजन, तो इस दो भाग में बांटा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी 2। भ का उच्चारण स्थान क्या है, तो भ बोलते हैं तो किसका प्रयोग कर रहे हैं, ओठ का, तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ओष्ठ, तो ए इसका सही जवाब है। द का उच्चारण स्थान बताइए, तो द बोलते हैं तो हमारा जीभ जो है वो कहाँ सट रहा है, दांत में, तो दांत में सट रहा है तो क्या हो जाएगा, दंत, तो यहाँ पे इसका सी सही हो जाएगा। ई वर्ण है, यानी ह्रस्व है, दीर्घ है, अंतस्थ है या अष्टम व्यंजन है, तो ई बड़ी वाली दिख रहा है, क्या बोलेंगे इसको, दीर्घ स्वर, तो यहाँ पे 20 का सही जवाब हो जाएगा। प का उच्चारण स्थान बताना है, प फ ब भ म सब कहाँ आता है, होठ में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है, क स स ल, अंतस्थ व्यंजन बताए थे कि ये 4 है, और वो 4 कौन कौन है, य र ल और व, ये चारों क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। और यहाँ पे पूछा गया है अंतस्थ व्यंजन कौन है, तो देखो चारों में से कौन आया है, ये आया हुआ है, 2023 में पूछा गया है, तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ल। छ त्र ज्ञ कौन सा व्यंजन है, तो छ त्र और ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन में आता है, क्योंकि ये दो से मिलके बनता है, जिसे छ है, तो छ बना है इससे और इससे मिलके, क और स से। त्र जो है, तो त्र के अभी देखें कि त और र मिलके त्र बना है, और ज्ञ है, तो ज्ञ जो है वो ज और इया मिलके ज्ञ बना है, तो ये तीनों ही संयुक्त व्यंजन है। कौन किससे मिलके बना है, ये भी सवाल पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। 2023 में सवाल पूछा गया है। अ का उच्चारण स्थान बताना है कि अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो अ आ ये दोनों कंठ से होता है, क ख ग घ अंग, तो यहाँ पे ये इसका सही जवाब हो जाएगा कंठ से। निम्न में कौन दीर्घ स्वर है, री ई उ अ, ऐसे ही दिख के पता चल रहा है कौन है, बड़ी वाली यहाँ पे है, 2025 में पूछा गया है, तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में कौन उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन उष्मा निकलना चाहिए, री त्र श म, अभी बताए हैं उष्म व्यंजन 4 होते हैं,
कौन कौन, स, उसके बाद ये वाला स, फिर ये स, और ये हाँ, ये अभी हम बताए हैं। तो उस व्यंजन में ही चारों आते हैं। इस बार ये वाला पूछा गया है तो सी हो जाएगा सही। ये भी 2025 में आया है। एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? अब इसको समझो। एक मात्रिक मतलब क्या? एक मात्रा वाला। एक मात्रा किसमें होता है? स्वर्ण वर्ण में कि व्यंजन वर्ण में, यही बताना है। इसके अलावा कि दीर्घ होगा कि ह्रस्व होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जब एक मात्रा रहेगा तो उसको हम ह्रस्व कहेंगे, यानी छोटा वाला कहेंगे। तो कौन वाला हो जाएगा यहाँ पे? बी। तो यहाँ पे ह्रस्व होता है तो बी सही हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे स्वर भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे इसको हम स्वर भी कहते हैं। स्वर में भी आता है एक मात्रिक। री का उच्चारण स्थान क्या है? दूसरी सीटिंग में पूछा गया है इसी साल। री, री एक बार बोलो तो क्या हो रहा है? जीभ को हम लोग घुमा के बोल रहे हैं, और जब जीभ घुमा के बोलते हैं तो मूर्धा कहलाता है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। छ किन वर्णों से मिलकर के बना है? तो अभी बताएं कि छ जो है वो क और स से मिलकर बना है। तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? तो अभी बताएं कि ह्रस्व स्वर को हम लोग एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। मुक्त अक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्त अक्षर यानी कोई वर्ण जब हम बोल रहे हैं तो उसका अंतिम अक्षर आना चाहिए जब मुक्त होकर। जैसे मान लो हम क बोल रहे हैं तो क को कुछ देर तक बोलो, क। अंतिम ध्वनि क्या सुनाई दे रही है? अ। और अ क्या है? स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण है? या कोई भी ऐसे लेकर के देखो, ख, ग, घ, कुछ भी लेकर के देखो, अंतिम में स्वर क्या आता है? अ क्या आएगा, या आ के, ई के, सब जितने भी आएंगे सब किसमें आते हैं? स्वर वर्ण में। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि स्वर होता है। ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो ध का उच्चारण स्थान बताना है। ध, ध कर बोलने में क्या हो रहा है? जीभ जो है वो दांत में सट रहा है, तो कौन हो जाएगा? दंत। तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। र का उच्चारण स्थान क्या है? अभी बताएं। त, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ढ, र जो है इन पूरे उच्चारण में पांचों में हम क्या करते हैं? जीभ को ऊपर की ओर घुमा लेते हैं, तो उसको हम मूर्धा बोलते हैं। तो ये कहाँ हो जाएगा? मूर्धा में। व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान क्या हो जाता है? तो जब भी हम किसी व्यंजन में हलंत लगा देते हैं, यानी अगर क ऐसे लिखा हुआ है इसमें हम ऐसे कर देते, इसका मतलब होता है आधा। तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की कितनी संख्या है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्ण किसको कहते हैं? जिसको बोलने में हम लोग नाक का प्रयोग करते हैं, यानी नाक से बिना हवा निकाले, बिना नाक का प्रयोग किए हम उस वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो जो नाक से उच्चारण किया जाता है उसको हम लोग अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और ये कुल जो है वो 5 होते हैं। 5 कौन कौन है? ट्राई करना है बोल के। अंग, इ, फिर र, फिर न और म। ये 5 वर्ण जो अभी हम लिखे हैं, इसको सोच के देखना, प्रैक्टिस करना कि बिना नाक के प्रयोग करे हुए हम बोलेंगे तो ये नहीं बोल पाओगे। तो ये सभी को हम नाक से प्रयोग करके बोलते हैं, इसलिए इसको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो 5 हो जाएगा। आ, ई, उ है दीर्घ स्वर, घर्ष स्वर, संयुक्त स्वर, इनमें से कोई नहीं। सीधा दिख रहा है कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर। तो ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। छ का उच्चारण स्थान क्या है? तो छ जब हम बोलते हैं तो क्या करें? च, छ, ज, झ, कहाँ जाता है सब? तो ये सब हम लोग को जा रहा है ऊपर की ओर, तो इसको हम कहते हैं तालु। तो यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ए यहाँ पे सही हो जाएगा। लो आ ही गया। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? तभी बताएं। वर्णमाला कहते हैं। तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? हम अभी बताए हैं कि वायु प्रक्षेप के आधार पर वर्णों को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक अल्प प्राण व्यंजन और एक है महाप्राण व्यंजन।
महाप्राण व्यंजन के बारे में पढ़ा दिए थे, अल्पप्राण के बारे में नहीं बताए थे, वैसे ही है। महाप्राण के बारे में क्या बताए थे कि वैसे व्यंजन जिसके उच्चारण में, वैसा वर्ण जिनको उच्चारण में हम लोगों को बहुत ज्यादा समय लगता है, ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायु महाप्राण व्यंजन। वैसा व्यंजन जिसके उच्चारण में अधिक वायु लगता है और थोड़ा प्रयत्न अधिक करना पड़ता है, तो उसको हम लोग महाप्राण व्यंजन कहते हैं। उसी का उल्टा कर दो अल्पप्राण के लिए, वैसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमको कम प्रयत्न करना पड़े और कम वायु निकलता हो, तो उसे हम लोग अल्पप्राण कहते हैं। अब यहाँ पे बोल करके हम देखेंगे, ठ बोलिए, ठ बोलने में क्या हो रहा है, अधिक प्रयत्न कर रहे हैं, अधिक भार पड़ रहा है और वायु भी ज्यादा निकल रहा है। एक ब बोलिए, ब में क्या हो रहा है, कम भार पड़ रहा है और तुरंत हम कम हवा भी निकल रही है, हवा भी कम निकल रही है और बोलने में प्रयत्न भी हमको कम करना पड़ रहा है। तो कौन जवाब हो जाएगा, बी। चेक करना है तो इसको भी कर लिए, भ बोलिए, तो भ बोलते हैं तो क्या होता है, वायु ज्यादा निकल रहा है। फ बोल रहे हैं, भार भी पड़ रहा है और वायु ज्यादा निकल रहा है, तो सबसे कम भार और सबसे कम वायु कहाँ निकला, ब में। तो यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सवाल भी 2025 में पूछा गया है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजन हम लोग के हैं 25, तो यहाँ पे 20 का सही जवाब हो जाएगा। फ का उच्चारण स्थान क्या है, तो फ बोल रहे हैं, तो फ बोलते हैं तो किसका प्रयोग कर रहे हैं, होठों का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होस्ट। उसके अलावे इसको हम पूछा जाए कि फ कौन सा व्यंजन है, तो ये महाप्राण व्यंजन है। कौन सा है, इस तरह से एक व्यंजन कई सारे, एक वर्ण कई सारे में हो सकते हैं, जैसे ये होठ से उच्चारण भी होता है और इसको हम महाप्राण व्यंजन भी कहते हैं। तो यहाँ पे फ बोलने में क्योंकि हवा ज्यादा निकल रही है और प्रयत्न भी अधिक करना पड़ा है, तो महाप्राण व्यंजन भी रहेगा। इस तरह से याद रखेंगे। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऊ बोलते समय ऊंट का प्रयोग कर रहे हैं तो होस्ट हो जाएगा। ल कौन सा व्यंजन है, तो अभी कुछ देर पहले हम बताए थे कि य, र, ल, व, इन सभी को हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, तो सी सही हो जाएगा। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, अभी कुछ देर पहले जो सवाल देखे थे उसमें पूछा गया था कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, तो स्वर पढ़े थे। अभी इस बार पूछा गया है कि किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, तो मुक्ताक्षर की होती है। सवाल को जवाब और जवाब को सवाल बनाया गया है। किस वर्ण का उच्चारण कंठ और होस्ट के सहयोग से होता है, तो ओ बोलते हैं, तो दोनों का प्रयोग कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में कौन वर्ण अल्प प्राण है, यानी हवा भी कम निकले और बोलने में प्रयत्न भी कम करना पड़े, तो अंग है, घ है, ख है, झ है। इन तीनों में तो हम लोगों को अधिक लग रहा है, कम किस में लग रहा है, तो कम लग रहा है हम लोगों को अंग बोलने में। तो यहाँ पे हवा भी कम निकल रही है, प्रयत्न भी कम कर रहे हैं, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है, फिर सवाल वही है लेकिन ऑप्शन बदला गया है। प, छ, ब, द, और ये सवाल 2025 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो यहाँ पे प है, छ है, ब है, द है, किसमें ज्यादा भार पड़ा, छ बोलने में वायु भी ज्यादा निकल रहा है और भार भी पड़ रहा है, तो बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे तो हम पढ़ाए हैं 6, फिर उसमें भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को जो पढ़ना है वो 3 पढ़ना है। व्यंजन को मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो 3 ही याद रखना है, 3 होता है। 3 में कौन कौन है, तो एक है स्पर्श व्यंजन, मुख्य रूप से यही 3 पढ़ना रहता है। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। हम लोग को मुख्य रूप से अगर भेद के अनुसार देखें, ऐसे तो व्यंजन के कई प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार से चले तो हम लोगों को यही 3 पढ़ना होता है, तो यही 3 होते हैं, तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। च का उच्चारण स्थान बताने का, च बोल रहे हैं तो जीभ ऊपर जा रहा है तो तालु हो जाएगा, बी यहाँ पे इसका सही जवाब। त का उच्चारण बताइए, त बोलने के समय क्या करें, जीभ जो वो दांत में सट रहा है तो दंत हो जाएगा,
तो डी हो गया इसका सही जवाब। ग का उच्चारण स्थान बताइए, तो ग बोलने में कंठ के पास भार पड़ रहा है, तो यहाँ पे कंठ हो जाएगा। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वो क्या कहलाती है? तो जब दो वर्ण मिलते हैं, ध्वनि मिलती है, तो उसको हम लोग संयुक्त ध्वनि कहते हैं। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बंद करो तो। चलो आगे देखो, तो एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि कहते हैं। तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखो, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो ए के बाद कोई भी दूसरा स्वर आता है तो वो परिवर्तित हो जाता है अयव में। तो यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अंतिम सवाल है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो स्वर वर्ण के भेद बताएं कितना? 2 होता है। तो ए यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 कौन कौन है? एक है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर, यही 2 होते हैं। तो आज के तुम लोगों को क्लास में इतना ही ऑब्जेक्टिव था। ऐसा नहीं है कि जो दिया गया है वही सवाल आएगा, हाँ, लेकिन अगर इतना के प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसी के आधार पर अगर सवाल ही बनेगा तो इसी के आधार पर बनेगा। तो क्वेश्चन नहीं रटना है, क्वेश्चन को समझना है कैसे पूछ रहा है और उसके आधार पर प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।